हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 एग्जाम का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। इसलिए ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। साथ में हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये दोनों भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिए फ्रेंड्स, लाइन एंड प्लेन ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे हर एक चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का दिया है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल हमें 9 MCQs दिए गए हैं लाइन एंड प्लेन इसके ऊपर, मतलब कुछ MCQ लाइन के ऊपर, कुछ MCQ प्लेन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ax इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, b y इक्वल्स टू z, c इक्वल्स टू c y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, d x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है x एक्सिस पे, जैसे हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सीखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन, हमारा 11 का चैप्टर, हमने उन चैप्टर में सीखा है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो हर जगह हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 ही मिलेगा, इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन हमारा x इक्वल्स टू 0 रहेगा। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। ऐसा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। सेम इज हियर, अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, क्योंकि लाइन और प्लेन हम 3D में कंसीडर करते हैं, इसका मतलब यहां पे हम 3 एक्सिस कंसीडर करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो सपोज अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में हर पॉइंट को 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, इस प्रकार से पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। इसलिए देखिए इसके इक्वेशंस इस प्रकार के रहेंगे, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट का आंसर रहेगा y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 हमें ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी यहां का आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में, if the perpendicular distance of the plane 2x plus 3y minus z equals to k from the origin is under root 14 units, then k equals to। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है, ध्यान दीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज x1, y1, z1 from the plane, सपोज प्लेन का इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 इज, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d सपोज हम लेते हैं तो इसका फॉर्मूला है, देखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट। ठीक है ना,
यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा लिखता हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डी फिर से आ रहा है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से रहता है, फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x प्लस 3y माइनस z माइनस के इक्वल टू 0। ओके, ये प्लेन का इक्वेशन है। और डिस्टेंस हमें कितना दिया है, अंडर रूट 14, डिस्टेंस इज अंडर रूट 14। तो देखिए ये फॉर्मूला और पॉइंट, कौन से पॉइंट से हमें फाइंड करना है, ओरिजिन, मतलब यहाँ पे x1 y1 z1 जो है ये रहेगा 0,0,0, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर यहाँ पे अंडर रूट 14 इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या मिलेगा, देखिए ए का वैल्यू ए इंटू ए, मतलब यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस के है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस जेड मतलब 0। ओके, ठीक है ना। और क्या रहेगा, माइनस के अपॉन अंडर रूट, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, x1 y1 z1 का वैल्यू 0 0 0 है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और z का कोएफिशिएंट -1 है, उसका स्क्वायर +1, तो ये बनेगा देखिए माइनस के अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। अंडर रूट 14 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 14 इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस के अपॉन अंडर रूट 14। दिस इम्प्लाइज, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो 14 इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 14, दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 14 एंड दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू 14। तो k इक्वल्स टू 14 ये हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। k का वैल्यू हमें पूछा गया है, k का वैल्यू 14, तो ऑप्शन ये यहाँ का आंसर रहेगा। बहुत ही इजी इसके सॉल्यूशंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमें क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 1, 3, 2, 4 एंड पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। अब देखिए या तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में जो हमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं उन इक्वेशंस को हम, मतलब उन इक्वेशंस को देख के भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से, अब देखिए प्लेन इन पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब इन पॉइंट्स ने प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें से जो भी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा वो आंसर, उस आंसर को, उस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं वो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। क्यों, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन। इसका मतलब अगर हमें पता है अगर पॉइंट प्लेन लाइन पे प्रेजेंट है तो पॉइंट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, पॉइंट सर्कल पे प्रेजेंट है तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, पॉइंट जिस भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे प्रेजेंट रहता है वो पॉइंट उस ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो प्लेन इन पॉइंट से पास होता है। तो इक्वेशन तो हमारे आंखों के सामने है, हमें सिर्फ सही आंसर यहां पे ढूंढना है। तो सपोज अगर ये पॉइंट, देखिए ये दोनों पॉइंट सपोज अगर किसी एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें यहां पे एक्चुअल आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक से ज्यादा ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर हमें एक्चुअल आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे कहेंगे, सिर्फ हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले हम देखते हैं ये दोनों पॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं क्या, एक ही ऑप्शन में दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या। अगर वैसे करते होंगे तो दैट ऑप्शन इज अवर आंसर। देखिए दोनों भी पॉइंट है लेकिन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं 1, -1, 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। अब ये यहाँ पे y तो किसी भी इक्वेशन में हमें नहीं दिया है, हमें x और z का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, z यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 + 2 5, 5 - 1 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 - 1 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 - 2 1, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 3 सब्स्टिट्यूट करना है, 4 सब्स्टिट्यूट करना है।
तो यहाँ पे 9 माइनस 8 1, तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यही इक्वेशन, ये इक्वेशन इसका आंसर हो सकता है अगर आगे किसी इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो। सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लिया, 3 का x का वैल्यू 1 तो 3 बनेगा, z का वैल्यू 1 तो 2 बनेगा, 3 + 2 5, 5 + 1 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं। अब डी की तरफ जाएंगे, 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 3, फिर 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2, 3 + 2 5, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, 5 और 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सिर्फ ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायरेक्शन रेशोज पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। देखिए लाइन का इक्वेशन हमारे पास है 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन के इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = z - z1 अपॉन c। अगर इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो a b c डिनोमिनेटर में जो नंबर हमें दिख रहे हैं दैट आर द डायरेक्शन रेशोज DRS। तो इसे पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पे देखिए, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है, यहाँ का भी 1 है, यहाँ का भी 1 है, तो x का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। कितना है 3, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिलेगा x + 1/3 अपॉन 3। अब सिमिलरली यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है, कितना चाहिए 1 चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये y - 2/6 अपॉन 1/6 रहेगा। अब यहाँ पे z का कोएफिशिएंट -1 है, चाहिए 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जैसे यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे हम -1 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिलेगा हमें z - 1 अपॉन -1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने -1 से डिवाइड किया, या सिंपली ये माइनस साइन अगर आपने यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया तो आपको यही स्टेप मिलेगा, यही टर्म मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को लिख लिया है। अब कंपेयर अगर करते हैं तो a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू कितना है 1/6 और c का वैल्यू कितना है -1। दीज आर द DRS। 3, 1/6, -1 ये यहाँ के DRS रहेंगे। अब देखते हैं ऐसा आंसर हमें ऑप्शन में कहीं दिया है क्या। देखिए इस प्रकार का तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 6 कहीं पे भी नहीं है, किसी भी नंबर में, किसी भी ट्रिपलेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3, ध्यान दीजिए 3, 1/6, -1 है, इन्हें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 6। ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 6। अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्या है हमारे पास 3, 1/6 और ये 3 नहीं, यहाँ पे 1/3 रहेगा, क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना था 1 था, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो x + 1/3, तो ये 1/3 रहेगा, 1/3, 1/6, -1। ठीक है, देखिए 1/3, 1/6 और -1 ये यहाँ के DRS रहेंगे। समझ रहे ना आप, ये लिखते समय गलती हो गई मुझसे। देखिए हमने क्या करना, हमने यहाँ पे क्या किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया था, तो ये यहाँ का डिनोमिनेटर 3 और इसका भी डिनोमिनेटर 3 बनेगा, मतलब ये 1/3 रहेगा। ओके, अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रहेगा, 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिलेगा। तो 2, 1, -6 ये यहाँ के क्या रहेंगे DRS। इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिया है क्या, देखिए 2, -1, 2, 1 और -6, ये ऑप्शन बी है। 2, 1, -6, 4 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 2, 1, -6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे क्या दिया है, लुक हियर,
इफ द प्लेन्स, हमें दो प्लेन दिए गए हैं 2x माइनस एम वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5, ये दो प्लेन हमें दिए हैं, आर पैरेलल, ये दो प्लेन पैरेलल है, तो यम का वैल्यू हमें पूछा गया है। लुक हियर, अगर प्लेन पैरेलल है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब जैसे लाइन पैरेलल है तो हमें पता है लाइन के स्लोप्स इक्वल रहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उस लाइन के इक्वेशन में करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशो सेम रहेगा, मतलब दोनों लाइन के एक्स एक्स का कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल टू वाई वाई के कोएफिशिएंट का रेशो सेम रहेगा। तो सेम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अब इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, ओके, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, 2/4। फिर यहाँ m का कोएफिशिएंट माइनस m है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है। फिर यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ z का कोएफिशिएंट 2 है। तो देखिए हमें m/1 माइनस m/-m इक्वल्स टू 1/2 लेते आएगा। या तो आप इन दो रेशो को इक्वल ले सकते हो या फिर इन दो रेशो को इक्वल ले सकते हो। तो हमने -m/-1 इक्वल्स टू 1/2 लिया है, इसका मतलब m/1 इक्वल्स टू 1/2, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मतलब हमें m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2। ओके, तो m का वैल्यू 1/2 है, हमें m का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ का आंसर रहेगा, बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमें द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3r, मतलब प्लेन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन को ध्यान दीजिए, प्लेन का इक्वेशन दिया है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, हमें नॉर्मल इस उस प्लेन को जो नॉर्मल रहेगा उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हमें पूछे गए हैं, डायरेक्शन रेशोज नहीं, क्या पूछा गया है, डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान दीजिए, अब ये डायरेक्शन कोसाइंस हम किस प्रकार से ले सकते हैं, लुक हियर, हमें डायरेक्शन रेशोज फाइंड करते आएंगे, किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम डायरेक्शन रेशोज, देखिए यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3, देयरफॉर DRS ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के DRS रहेंगे 2, -1, 2, समझ रहे ना आप, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 2, ये रहेंगे यहाँ के DRS उस नॉर्मल के। तो इसे हम सपोज a, b, c लेते हैं, क्योंकि DRS के लिए हम ABC और DCS के लिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए LMN यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर सपोज हमने यहाँ पे √a² प्लस b² प्लस c² फाइंड किया, तो अंडर क्या मिलेगा, 4 + 1 + 4 इक्वल्स टू √ में 9 इक्वल्स टू 3, तो √a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू हमें 3 मिला है। अब देखिए हमें यल यम यन पता है, यल का वैल्यू a/√a² प्लस b² प्लस c², ओके, a हमारे पास 2 है और √a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू 3 है, तो यल 2/3। उसी प्रकार से यम का वैल्यू हम क्या लेते हैं, b/√a² प्लस b² प्लस c², व्हाट इज b, -1, तो ये रहेगा -1/3, और यन फिर से √a² c/√a² प्लस b² प्लस c², c का वैल्यू कितना है, देखिए c इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, यम -1 है, यम सॉरी b का वैल्यू -1 है, तो यम इक्वल्स टू -1/3 रहेगा। देखिए यल हमने क्या लिया है, a/√a² प्लस b² प्लस c², मतलब 2/3, यम क्या लिया है हमने, b/√a² प्लस b² प्लस c², मतलब -1/3, ये हमारे पास वैल्यू 3 है। और उसी प्रकार से यन हमें क्या लेना है, c/√a² प्लस b² प्लस c², c का वैल्यू 2 है, √a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू 3 है। तो देखिए हमारे पास यल यम यन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे 2/3 -1/3 2/3, तो 2/3 -1/3 2/3, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इससे हमने डायरेक्शन रेशोज लिए थे, फिर उन डायरेक्शन रेशोज को यूज करके हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किया, और यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए थे, तो 6 का ऑप्शन आंसर ए रहेगा, 2/3 -1/3 2/3 इसका।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7, 8, 9 ये तीनों भी बहुत ही ईजी है, मतलब आपको यहाँ पे टू द सॉल्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन तीनों भी क्वेश्चंस में ऑप्शन की तरफ देख के ही आंसर बता सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी है। मेथड्स देखिए, हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4, -2, -5 देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। समझ लीजिए इसे, इस 7 नंबर का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ओरिजिन से। सपोज ये प्लेन है, ओके, तो यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये अगर प्लेन है तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, समझ लीजिए। और ये जो ऊपर का टिप है ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये ओरिजिन और यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब ये इसका फुट कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, प्लेन के ऊपर, तो ये फुट, ओके, तो ये फुट हमें क्या दिया है, 4, -2, -5, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो प्लेन कौन सा है ये हमें ऑप्शन में दिया गया है, मतलब पूछा गया है यहाँ पे। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, और कहां से ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से, ओके, ये परपेंडिकुलर है। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 4, -2, -5 देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसका मतलब ये पॉइंट अगर प्लेन पे प्रेजेंट है तो इस पॉइंट ने प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। जाहिर सी बात है, जो ये पॉइंट जिस ऑप्शन में के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट ऑप्शन इज अवर आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 4, -2, -5, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करके देखिए हर एक ऑप्शन में। यहाँ पे x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 × 4 16, y का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो 16 - 2 इट विल बी 14, z का वैल्यू अगर -5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 × -5 -25, 14 - 25 14 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि ये देखेंगे, 4 × 4 16, -2 × -2 +4, 16 + 4 20, z का वैल्यू क्या है, -5, z का वैल्यू -5, -5 × -5 +25, ये 20 मिला था प्लस ये 25, आंसर मिलेगा 45। x का वैल्यू हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 16, y का वैल्यू हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 × -2 +4, 16 + 4 20, 20 + 25 45, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन x - 3y + 4z = 6 इज। सेम इस टाइप का, मतलब इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था। देखिए प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 3y + 4z - 6 = 0। इस प्रकार से प्लेन का इक्वेशन लेना है। सपोज प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है, और फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लेते हैं, देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ax1 + by1 + cz1 + d / में हम क्या लेते हैं, a² + b² + c²। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या रहेगा, अब कहाँ से फाइंड करना है हमें, ओरिजिन से, 0, 0, 0। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो mod of 0 - 3 × 0 + 4 × 0 - 6 / क्या रहेगा, देखिए ये यहाँ पे हमें मिलेगा, लुक हियर, हमने a² + b² + c² ये लेना है हमें। x का कोएफिशिएंट 1, 1², y का कोएफिशिएंट -3, -3 का स्क्वायर 9, 4, z का कोएफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो देखिए हमें आंसर क्या मिलेगा, ये 0, ये 0, ये 0 मिलेगा। तो mod of -6 / √26, मतलब ये 6 / √26, ओके, 6 / √26 विथ मॉड। अब मॉड लेने की जरूरत नहीं है, तो ये रहेगा हमारा आंसर। हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, तो 6 / √26 ये यहाँ का आंसर, मतलब ऑप्शन बी यहाँ का आंसर रहेगा।
फिर उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। देखिए 7 और 9 सेम है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सपोज ये प्लेन है। अब यहाँ पे हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है, क्या है प्लेन का इक्वेशन? 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 18, ये प्लेन का इक्वेशन है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये फुट है। तो इस फुट के हमें कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट प्लेन पे प्रेजेंट है। ओके, उसी प्रकार से ये प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, तो इसका मतलब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो इसका मतलब ये जो फुट है फुट प्लेन पे प्रेजेंट है। अगर फुट ये प्लेन पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब फुट ने प्लेन का इक्वेशन, उस पॉइंट ने प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें से जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो हमारा आंसर रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फाइंड करना है। ये कहां पे प्रेजेंट है? प्लेन के ऊपर, इसका मतलब इसने प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? 4,2,4 यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए। 4 × 2 8, 8 + 2 10, -2 × 4 8, 10 - 8 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 18, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये देखिए सेटिस्फाई करता है क्या? 2 × -4 -8, 2 ये -8 + 2 -6 मिलेगा, -2 × 4 -8 -6 -8 -14 नॉट इक्वल्स टू 18, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, x का वैल्यू -4, 2 × -4 -8, फिर यहाँ पे -2 -10 और फिर यहाँ पे -2 × 4 ये -8, ये माइनस में आंसर आ रहा है, ये भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। ये पॉइंट देखिए सेटिस्फाई करता है क्या? 2 × 4 8, ओके, 8 + 2 10, -2 × -4 +8, 10 + 8 18, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर है। वैसे भी ए बी सी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इन सभी के सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल थे। हमें टोटल 9 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए थे और इन्हीं प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें एक्सप्लेन करने का यहाँ पे प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे HSC 2021 के एग्जाम पेपर में। इसका स्क्रीनशॉट। सेकंड में हमें टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं और ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क है। मतलब इन प्रकार के क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A 1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल आर 3 to 5। ये आंसर इन 1 सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन से, मतलब बहुत ही कम शब्दों में हमें इसका आंसर लिखना है या बहुत ही कम शब्दों में ऑलरेडी इसका आंसर आता है। ठीक है, लुक हियर, हमें प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। नाउ द कार्टेशियन, ओके, कार्टेशियन इक्वेशन of plane passing through, हमें यहाँ पे पॉइंट दिया है कैपिटल A 1 2 3, इसे हम कंसीडर करेंगे x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशो, जिसे मैं DRS कहता हूँ, DRS ऑफ इट्स नॉर्मल, उसके नॉर्मल के DRS, यह है 3 to 5, इसे हम कंसिडर करते हैं ABC इज, देखिए इक्वेशन है A × x - x1 प्लस B × y - y1 प्लस C × z - z1 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर व्हाट इज A नाउ? A हमारे पास 3 है, तो 3 × x - x1 का वैल्यू 1 है, ओके, प्लस B इज 2 × y - y1 का वैल्यू है 2, फिर प्लस C का वैल्यू 5 × z - z1 का वैल्यू 3। देयरफॉर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 प्लस 2y - 4 प्लस 5z - 15 इक्वल टू 0, तो ये रहेगा 3x प्लस 2y प्लस 5z -3 - 4, it will be -7
-7 -15 -22 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा उस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन 3x + 2y + 5z -22 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 2x + 3y + z इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन हमें क्या दिया है, 2x + 3y + z इक्वल्स टू 7। therefore the DRS, direction ratios of normal to the plane are, इसके DRS जो है सिर्फ यहाँ पे x, y, z के जो कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट्स को हमें कंसिडर करना है। तो DRS रहेंगे a, b, c, मतलब x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 और z का कोएफिशिएंट 1। तो इसके नॉर्मल के DRS रहेंगे 2, 3, 1। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे फाइंड करना है और कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। देखिए अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे, नाउ लेट x/1 इक्वल्स टू y -1/2 इक्वल्स टू z -2/3 इक्वल्स टू लैम्बडा। देयरफॉर x/1 इक्वल्स टू लैम्बडा, y -1/z इक्वल्स टू लैम्बडा and z -2/3 equals to lambda. Therefore x equals to 1 lambda मतलब lambda, ये y -1 equals to 2 lambda and z -2 equals to 3 lambda। इसका मतलब x का वैल्यू लैम्बडा, y का वैल्यू 1 + 2 लैम्बडा और z का वैल्यू 2 + 3 लैम्बडा। ओके, अब वेक्टर इक्वेशन इज ये रहेगा r बार इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स टू व्हाट इज x, लैम्बडा i कैप प्लस y 1 + 2 लैम्बडा j कैप प्लस z 2 + 3 लैम्बडा k कैप। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं अब हमारे पास। नाउ r बार इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या करना है, देखिए लैम्बडा के टर्म्स को हमें सेपरेट लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 2 लैम्बडा j कैप है, यहाँ पे 3 लैम्बडा k कैप है और यहाँ पे लैम्बडा i कैप है। तो इसे देखिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए r बार इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये लैम्बडा के टर्म्स हम बाद में लिखते हैं, ये 1 × j कैप, तो यहाँ लिखता हूँ मैं j कैप प्लस 2 × k कैप, तो ये रहेगा 2k कैप प्लस लैम्बडा इंटू, अब ये लैम्बडा इंटू कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आई कैप का, देखिए यहाँ लैम्बडा आई कैप है, तो लैम्बडा को अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास आई कैप। अब इस 2 लैम्बडा j कैप से लैम्बडा अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2j कैप और यहाँ से फिर लैम्बडा अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ रहेगा 3k कैप। तो r बार इक्वल्स टू j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये रहेगा देखिए यहाँ का वेक्टर इक्वेशन इस प्रकार से। या फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 1 और z1 का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसे कंपेयर करके भी वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। या फिर इस प्रकार से वेक्टर इक्वेशन मतलब r बार इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उन सभी को हमें यहाँ पे इकट्ठा करना है, एसोसिएट करना है, मतलब लैम्बडा की टर्म हमें अलग लिखनी है और एक टर्म, एक वेक्टर ऐसा जहाँ पे लैम्बडा नहीं है। ठीक है, ये रहेगा वहाँ का वेक्टर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी बहुत सिंपल है। वेरीफाई द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप लाई ऑन द लाइन r बार इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। नाउ लाइन इज, देखिए हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, r बार इक्वल्स टू
6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये हमें यहाँ पे आर बार दिया है। नाउ देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ से सपोज इस 2 और इस म्यू से पूरे टर्म को अगर हमने मल्टीप्लाई किया और आई कैप के कोएफिशिएंट्स इकट्ठे किए तो ये रहेगा 6 प्लस 2 म्यू आई कैप, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 प्लस 7 म्यू, फिर आउटसाइड द ब्रैकेट जे कैप, प्लस यहाँ पे रहेगा 5 प्लस 3 म्यू इंटू के कैप। ओके, देखिए 6 प्लस 2 म्यू आई कैप माइनस 4 प्लस 7 म्यू जे कैप, फिर 5 प्लस 3 म्यू के कैप। हमने क्या किया, म्यू से मल्टीप्लाई किया और आई जे के कोएफिशिएंट्स इकट्ठे किए। अब देखिए यहाँ पे जो आर कैप है, इस आर कैप को हम ले सकते हैं, देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस आर बार की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब देखिए x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 म्यू, y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7 म्यू और z इक्वल्स टू 5 प्लस 3 म्यू। अगर कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं तो ये टर्म्स मिलेंगे। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से रहेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 2 म्यू। इसका मतलब x माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू। समझ रहे आप? उसी प्रकार से y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू म्यू। यहाँ पे z माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू म्यू। देयरफॉर ये जो वेक्टर इक्वेशन हमें दिया है, यहाँ पे हम कार्टेशियन इक्वेशन इसका, इस लाइन का, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 3। ये लाइन का हमें कार्टेशियन इक्वेशन मिला है। आप इस लाइन के वेक्टर इक्वेशन से डायरेक्टली ये कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बीच में इतनी सारी स्टेप जो मैंने लिखी है, इसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ x का वैल्यू 6 है, x1 का वैल्यू 6 है, y1 का वैल्यू माइनस 4 है और z1 का वैल्यू 5 है। फिर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया मैंने कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखा है? चलिए मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे देखिए क्या कह सकता हूँ। अब ये जो हमें लाइन का इक्वेशन दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, हियर हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैं कम शब्दों में इसका आंसर लिखूंगा। हियर x1 इक्वल्स टू 6, y1 इक्वल्स टू माइनस 4 एंड z1 इक्वल्स टू 5। उसी प्रकार से a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 3। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन हमें दिया है, अब हमें क्या लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये क्या रहता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। दैट इज, चाहे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए क्या रहेगा फिर, x माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 4, y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है ना? अब ये क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। हमें एक्चुअली क्या करना है, वेरीफाई द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप लाइज ऑन द लाइन। ओके, नाउ यहाँ पे हम सपोज देखिए पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, पॉइंट
देखिए पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर हमें क्या दिया है 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट क्या रहेगा -4 कॉमा -11 2। अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो यहाँ का पॉइंट रहेगा -4 कॉमा -11 2। देखिए x - 6/2 इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। देखिए सॉरी, पॉइंट इज ये +4 है, 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप +4 है, तो 4 - 11 2। यहाँ पे x का वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 - 6/2 इक्वल्स टू -1 मिलेगा, -2/2। फिर इसके बाद यहाँ y + 4/7 में y का वैल्यू अगर हम -11 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -11 + 4/7, ये भी आंसर हमें -1 ही देगा। फिर इसके बाद z - 5/3, यहाँ पे z का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 - 5/3, इसका वैल्यू भी -1 मिलेगा। इसका मतलब क्या, द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर लाई ऑन द लाइन, वेरीफाई करना था। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है ना, ये जो पॉइंट हमें दिया है ये पॉइंट लाई होता है। वाई? बिकॉज ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x - 6/2 का वैल्यू -1 दे रहा है हमें, y + 4/7 का वैल्यू -1 दे रहा है, z - 5/3 का वैल्यू भी -1 दे रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब पॉइंट लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। देखिए हमें पता है पॉइंट अगर उस जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगी, पॉइंट अगर ज्योमेट्रिकल फिगर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो इक्वेशन रहेगा उसे सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस ज्योमेट्रिकल फिगर पे प्रेजेंट रहता है। तो ये पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a 1 2 3 एंड हैविंग DRS 2, 3, 7। ठीक है, देखिए इसका लाइन का हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, देखिए किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू कैपिटल A1, 2, 3, जिसे हम कहते हैं x1, y1, z1 सपोज, एंड हैविंग DRS, ओके, डायरेक्शन रेशोज, हैविंग DRS 2, 3, 7, ये रहेगा A, B, C। इस DRS के लिए हम ABC यूज़ करते हैं। इस देखिए क्या रहेगा, x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c। तो ये रहेगा x - x1, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना, x माइनस ये रहेगा x - 1/a कितना है 2 इक्वल्स टू y - 2/b कितना है 3 इक्वल्स टू z - 3/c कितना है 7। तो ये रहेगा यहाँ का कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। देखिए x - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 इक्वल्स टू z - 3/7। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी बहुत ईजी है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू द वेक्टर। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं पहले। यहाँ हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे कार्टेशियन था, यहाँ पे वेक्टर। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, विच लाइन, पासिंग थ्रू, जो लाइन पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। सपोज a बार इक्वल्स टू लेते हैं हम 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हमने लाइन चैप्टर में देखा है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, विच वेक्टर, सपोज इसे कहते हैं हम b बार,
इज माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज, ये रहता है देखिए r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। r बार इक्वल्स टू a बार का वैल्यू हमारे पास क्या है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा इनटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ रहेगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये रहेगा वेक्टर r बार, मतलब इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ओके ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू देखिए कौन से पॉइंट्स है, पहला है 3, 2, 1, इसे कहेंगे x1, y1, z1। ठीक है ना, 3, 2, 1 को हम कहेंगे x1, y1, z1। एंड सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया है 1, 3, 1, इट इज टू बी x2, y2, z2 इज। अब देखिए ये इक्वेशन हम किस प्रकार का लेते हैं, याद आ रहा है, ये इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये रहेगा देखिए x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3, ओके, फिर y माइनस 2 अपॉन कितना 3 माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर ये रहेगा x माइनस 3 अपॉन 2 विथ माइनस साइन, y माइनस 2 अपॉन 1, 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है ना, 3 माइनस 2 क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 0। Therefore x minus 3 upon minus 2 equals to y minus 2 upon 1 and हम यहाँ पे लेते हैं z equals to 1। ठीक है ना, z equals to क्या रहेगा 1। तो इक्वेशन इस प्रकार के रहेगी x minus 3 upon minus 2 y minus 2 upon 1 मतलब equals to y minus 2 and z equals to 1। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 y माइनस 2 अपॉन 1 एंड z इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से ये यहाँ का इक्वेशन रहेगा। ओके, देखिए 7 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे, इन 7 क्वेश्चंस के आंसर हमें आंसर इन 1 सेंटेंस ही लिखने थे। कहीं कहीं पे आपको समझने के लिए एक आधा 2 स्टेप मैंने बढ़ाया है। अगर जैसे आप यहाँ पे इसे स्किप करके, ये पूरा स्किप करके डायरेक्ट इसे ही लिखते तो भी चलेगा, लेकिन 1 मार्क का है और इसे लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हमने लिखना भी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन में के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, आपके सभी फ्रेंड के साथ जिन्हें अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देना है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में है, प्लीज़ उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपके HSC 2021 एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और देखिए, मैं आपके लिए दिलो जान से जुड़ा हूँ, तो आपका भी काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस को कमेंट्स अच्छे आएंगे और हमारे वीडियोस को लाइक्स भी मिलेंगे। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में, 11th में, 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।